चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टेट में पहला चैप्टर इंडेक्स नंबर उसकी थियरी आगे कंटिन्यू करें ना भाई। फाइनल एक्सरसाइज सेक्शन ए और बी वो हमने समझा था, एमसीक्यू वन सेंटेंस हमने समझे थे। आज हम लोग सेक्शन सी की थियरी समझे। जो स्टार्टिंग के थियरी के क्वेश्चन है वो हम लोग समझते हैं। सम्स तो हमने समझाए थे पहले, उसके लिए अलग वीडियो बना हुआ है। आज थियरी समझते हैं उसकी, ठीक है। तो जो जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आपकी टेक्स्ट बुक साथ में रखो और ध्यान से नोट करते जाओ कि क्वेश्चंस में क्या क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझते जाए। तो देखो, अगर हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ, व्हाट इज बेस ईयर एंड विच पॉइंट शुड बी कंसीडर व्हाइल चूजिंग इट। कि बेस ईयर किसे कहते हैं और बेस ईयर चूज करते वक्त, सिलेक्ट करते वक्त क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। देखो भाई, हमने पूरा चैप्टर समझा था, सब सम्स किए थे उस वक्त। बहुत बार मैंने बोला है कि जब भी हम इंडेक्स नंबर काउंट करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेस ईयर की होती है कि नहीं। किसकी इंपॉर्टेंट होती है? बेस ईयर की होती है ना। इसलिए बेस ईयर बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना चाहिए। और बेस ईयर कहते किसे हैं कि इंडेक्स नंबर में हम हमेशा कंपेयर करते हैं कि भाई जो हमारा करंट ईयर की प्राइस है उसे कोई दूसरी प्राइस से कंपेयर करते हैं। वो जिस ईयर की प्राइस से कंपेयर करते हो उस ईयर को हम लोग उसका बेस ईयर कहते हैं, है कि नहीं। इंडेक्स नंबर काउंट करते वक्त व्हेन वैल्यू ऑफ करंट पीरियड इज कंपेयर्ड विद सम फिक्स पीरियड, कि वैल्यू ऑफ करंट पीरियड मतलब करंट ईयर, ईयर कहो पीरियड कहो जो भी कहो, कि करंट ईयर की वैल्यू को कंपेयर्ड विद सम फिक्स पीरियड, कि उसे कुछ फिक्स पीरियड से कुछ दूसरे ईयर से हम लोग कंपेयर करते हैं। वो कोई भी हो सकता है कि भले कोई दूसरा फिक्स ईयर हो, जैसे हम फिक्स बेस मेथड से गिनते हैं, या तो चेन बेस मेथड से होता है तो हम प्रीवियस ईयर लेते हैं, कुछ भी हो ना। कि व्हेन करंट पीरियड इज कंपेयर्ड विद सम फिक्स पीरियड, दैट फिक्स पीरियड और ईयर इज कॉल्ड अ बेस ईयर। उस फिक्स पीरियड को हम लोग बेस ईयर कहते हैं, है कि नहीं। सिंपल सी बात है ना, कि जिससे हम कंपेयर करते हैं, जिस ईयर की वैल्यू से कंपेयर करें उसे हम लोग बेस ईयर मानते हैं। और बेस ईयर बहुत ध्यान से हमें सेलेक्ट करना चाहिए। बेस ईयर सिलेक्ट करते वक्त क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, तो ये तीन सिंपल पॉइंट आते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि फ्रॉम द पास्ट। ऑफ कोर्स सीधी सी बात है कि भाई बेस ईयर जो है वो पास्ट का होना चाहिए, बराबर ना। पास्ट का या भले कुछ एक दो साल पुराना, जैसे हम फिक्स बेस मेथड में लेते हैं ना कि कोई 2 साल पुराना हम लोग फिक्स बेस मान लेते हैं, या तो फिर प्रीवियस ईयर का लेते हैं। तो सिंपल सी बात, बेस ईयर पास्ट का ही होता है। फ्यूचर का बेस ईयर तो नहीं गिनते ना हम लोग, हमेशा पास्ट से ही कंपेयर करते हैं। लेकिन नॉट फ्रॉम द डिस्टेंट पास्ट, कि भाई बेस ईयर बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। कि जैसे अगर अभी 2025-26 चल रहा हो और हम लोग उसे कंपेयर करते हो तो 1947 से, कि इतने 70-75 साल पहले से हम लोग कंपेयर करें, तो वो कंपैरिजन बेकार हो जाती है। इतना पुराना बेस ईयर नहीं लेते हैं। बेस ईयर ज्यादा से ज्यादा 5 साल 6 साल मैक्सिमम 10 साल पुराना होना चाहिए, उससे ज्यादा बेस ईयर पुराना नहीं होना चाहिए। एंड बेस ईयर शुड बी स्टैंडर्ड और नॉर्मल, कि बेस ईयर जो है वो स्टैंडर्ड या तो नॉर्मल होना चाहिए। इसका मतलब क्या, कि बेस ईयर सिलेक्ट करते वक्त कोई ऐसा ईयर हमें सिलेक्ट करना चाहिए कि जिस पूरे ईयर में कोई भी नेचुरल या तो मेन मेड प्रॉब्लम कंट्री में ना आई हुई हो। ये वन सेंटेंस में भी हमने समझा था कि बेस ईयर सिलेक्ट करते वक्त ये बात खास ध्यान देनी चाहिए कि ऐसा ईयर सिलेक्ट करो कि जिस ईयर में पूरे कंट्री में कोई भी नेचुरल या तो कोई भी मेन मेड कैलिमिटीज ना आई हुई। ऐसा ईयर कि जिसके अंदर कोई भी नेचुरल कैलिमिटी, कोई फ्लड, कोई अर्थक्वेक, कोई सुनामी, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आई हुई हो, कोई ड्रॉट आया हो या कुछ ऐसा कुछ ना हो जिस ईयर में, या तो फिर कोई भी मेन मेड प्रॉब्लम ना हो, जैसे उस ईयर में वॉर हुई हो, बहुत बड़े रायट्स हुए हो, कोई पॉलिटिकल डिस्टरबेंस हुआ हो। ऐसा ईयर हम लोग बेस ईयर में सिलेक्ट करते नहीं है। इन शॉर्ट, जो बेस ईयर हम सिलेक्ट करते हैं वो ऐसा ईयर होना चाहिए कि जिस पूरे साल में कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना आई हुई हो, प्राइस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हुआ हो, तो उसको हम लोग बेस ईयर मानते हैं, है ना। इसलिए बेस ईयर स्टैंडर्ड या तो नॉर्मल होना चाहिए। ध्यान आई बात है, ध्यान से समझना बेटा। ये मैंने शॉर्ट में लिखे हुए हैं, आपको जब एग्जाम में पूछे, ये 2 मार्क में अगर थियरी पूछ रहे हैं तो इन पॉइंट्स को थोड़ा सा एक्सपाउंड करके लिखना। मैंने यहाँ पर शॉर्ट में सब आंसर लिखे हैं, आप लोग इतनी शॉर्ट में एग्जाम में मत लिखना। मैंने आधे आधे सेंटेंस लिखे हैं तो आप पूरे सेंटेंस करके लिखना उसे, ठीक है ना। नहीं तो यहाँ पे बुक में एक बार ध्यान से रीड करना, फिर उसके हिसाब से लिखना। पक्का नोट कर लो। चलो फिर सेकंड वाला क्वेश्चन देखें।
फिर दूसरा जैसे क्वेश्चन आता है कि स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडेक्स नंबर, IN शॉर्ट में लिखा है। इंडेक्स नंबर के कैरेक्टरिस्टिक हमें बताना है। हमारे चैप्टर जिसके बारे में है वही मेन क्वेश्चन कि इंडेक्स नंबर के कैरेक्टरिस्टिक बताओ। तो सिंपल से कैरेक्टरिस्टिक है और ऑलमोस्ट सब सेम कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे सबसे पहला आता है कि भाई इट इज फ्री फ्रॉम यूनिट और इट इज अ रिलेटिव मेजर, कि इंडेक्स नंबर एक तरह का रिलेटिव मेजर है। रिलेटिव मेजर उसे कहते हैं ना कि जिसके अंदर रेशियो कंपैरिजन होती है। हमने पूरे चैप्टर में ऐसे ही किया, P1 अपॉन P0, दो प्राइस को हम लोग रेशियो में कंपेयर करते हैं तो वो रिलेटिव मेजर कहलाता है। और रिलेटिव मेजर फ्री फ्रॉम यूनिट, कि इसका कोई यूनिट नहीं आता है फिक्स, कि आप कोई भी कंपैरिजन करो, कोई भी वेरिएबल की कंपैरिजन करो, फिर वो यूनिट लेस हो जाता है। इंडेक्स नंबर का कोई यूनिट नहीं होता, इसी वजह से कंपैरिजन भी इजी होती है। एंड वही है, इट इज अ कंपैरेटिव मेजर, कि ये कंपैरेटिव मेजर है कि यहाँ पर कोई भी यूनिट के वेरिएबल हो उसे इजीली कंपेयर कर सकते हैं। हम लोगों ने जैसे सम किए हैं, पता है ना, वो लेस्पेरिस पेस्ट्रीज के इंडेक्स नंबर जैसे आप लोगों ने काउंट किए, तो उसके अंदर आते थे कि भाई अलग अलग प्रोडक्ट हैं, अलग अलग आइटम है, सबका यूनिट अलग अलग होता है, फिर भी हम एक कंबाइंड इंडेक्स नंबर ढूंढते हैं। इसलिए अलग अलग यूनिट वाले कोई प्रोडक्ट तो हो, कि कोई केजी में है, मतलब कोई किलोग्राम में है, कोई मीटर में है, कोई लीटर में है, कोई पीसेस में है, लेकिन फिर भी उसका एक कंबाइंड इंडेक्स नंबर हम ढूंढते हैं ना, क्योंकि इंडेक्स नंबर का कोई पर्टिकुलर यूनिट नहीं होता है। इसलिए कोई भी यूनिट के प्रोडक्ट हो, आइटम हो, उसका कंपैरिजन इजीली हो जाता है। तो कहते हैं ना वो एक कंपैरेटिव मेजर है, किसी का भी कंपैरिजन इजीली कर सकते हैं। एंड देन रिलेटिव मेजर शोइंग परसेंटेज चेंजेस, ये रिलेटिव मेजर है, रेशियो में ढूंढते हैं और इसी वजह से उसको परसेंटेज में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। अब P1 अपॉन P0 करो तो वो रेशियो खाली बताता है आपको, लेकिन उसी को ही मल्टीप्लाई 100 करो तो आपको परसेंटेज मिल जाता है कि नहीं। तो इसीलिए किसी में भी परसेंटेज चेंजेस कैसे हो रहे हैं वो इंडेक्स नंबर से इजीली पता किया जाता है। आप लोगों ने जब सम किए हैं तो सम में वो आता है कि ओवरऑल चेंजेस कितना, कि इंडेक्स नंबर अगर 125 आया तो हम लोग ओवरऑल चेंजेस गिनते हैं, 125 माइनस 100 मतलब 25% का इंक्रीज, ऐसे करते हैं ना हम लोग सम में। तो इसीलिए इंडेक्स नंबर से परसेंटेज चेंजेस इजीली पता चल जाते हैं। एंड ये स्पेशल एवरेज है, इसे स्पेशल एवरेज माना जाता है इंडेक्स नंबर को, क्योंकि एवरेज के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक हैं, जितनी भी क्वालिटीज हैं, वो सब इंडेक्स नंबर में आ जाती है। यहाँ एवरेज मतलब अगर सादी भाषा में हम कहें मीन कहते हैं। आप लोगों को लास्ट ईयर 11th में मीन आता था, तो मीन के अंदर जो है वो नॉर्मल मीन, एरिथमेटिक मीन, वेटेज मीन, फिर कंबाइंड मीन, फिर जियोमेट्रिक मीन, सब अलग अलग तरह के मीन आते थे ना, है कि नहीं। इंडेक्स नंबर भी एक तरह का एवरेज ही है, मीन ही है, लेकिन ये एवरेज में सब क्वालिटी आ जाती है, कि भले वो नॉर्मल एरिथमेटिक के रिलेटेड हो, वेटेज के हो, कि फिर वो जियोमेट्रिक के हो, कोई भी हो, इसमें सब क्वालिटी आ जाती है कि नहीं। हमने सम किए वेटेज के हिसाब से भी किया है, नॉर्मल एवरेज के हिसाब से भी किया, फिर जियोमेट्रिक के हिसाब से वो फिशर इंडेक्स नंबर आता है रूट में IL इंटू IP, तो वो जियोमेट्रिक मीन के हिसाब से हो गया। तो इंडेक्स नंबर में हर तरह की एवरेज काउंट की जाती है, इसी वजह से वो एक स्पेशल एवरेज कहलाता है। एंड सिचुएशन ऑफ टू पीरियड्स कैन बी कंपेयर्ड, जो सीधी बात इंडेक्स नंबर इसके लिए तो गिनते हैं कि भाई कोई भी दो अलग अलग पीरियड की सिचुएशन को इजीली हम लोग कंपेयर कर सकते हैं इंडेक्स नंबर के। वही करते हैं ना, कोई भी 2 साल की वैल्यू को कंपेयर करना हो, 2 साल की सिचुएशन को कंपेयर करना हो, तो वो इंडेक्स नंबर के थ्रू आसानी से कर सकते हैं। अरे बात ध्यान नोट कर लेना ये कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। फिर जैसे थर्ड वाला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर किसे कहते हैं। देखो जब हम इंडेक्स नंबर पूरे चैप्टर में गिन रहे हैं ना, सम्स जब हम गिनते थे, तो सबसे बेसिक इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला आती है P1 अपॉन P0, है कि नहीं। P1 अपॉन P0 इंटू 100, तो वो P1 एंड P0 हम लोग प्राइस गिनते थे, कि प्राइस ऑफ करंट ईयर एंड प्राइस ऑफ बेस ईयर, ऐसे गिनते हैं। तो मतलब इंडेक्स नंबर हम हमेशा प्राइस के अकॉर्डिंग गिनते हैं ज्यादातर, लेकिन वही इंडेक्स नंबर अगर क्वांटिटी के हिसाब से गिना जाए, कि P1 अपॉन P0 नहीं, Q1 अपॉन Q0 इंटू 100 करके गिना जाए, तो उसे हम लोग क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कहते हैं, कि प्राइस के हिसाब से नहीं, क्वांटिटी के हिसाब से हम लोग इंडेक्स नंबर गिन रहे हैं, ठीक है ना। इसके सम्स हमारे चैप्टर में नहीं थे, लेकिन थियरी वाइज ये क्वेश्चन कि जनरल इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला हम P1 अपॉन P0 लिखते हैं, मतलब वो प्राइस के हिसाब से इंडेक्स नंबर हुआ। लेकिन जब इंडेक्स नंबर क्वांटिटी के हिसाब से गिना जाए, कि Q1 अपॉन Q0 इंटू 100, तो उसे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कहते हैं, सिंपल सी बात।
डेफिनेशन भी कहें तो परसेंटेज रिलेटिव चेंज इन द क्वांटिटीज ऑफ एन आइटम एट डिफरेंट टाइम पीरियड, मैंने 2 बार लिख दिया, एट डिफरेंट टाइम पीरियड्स के परसेंटेज रिलेटिव चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ एन आइटम, कि दो अलग अलग पीरियड की क्वांटिटीज में कितने परसेंटेज का चेंजेस हो रहा है वो अगर हम काउंट करें तो उसे हम लोग क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कहते हैं। अरे बात ध्यान, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई कि अगर हम प्राइस में गिनते हैं वो प्राइस इंडेक्स नंबर होता है जनरल, लेकिन वही इंडेक्स नंबर क्वांटिटी के बेस पे गिना जाए तो वो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कहलाए। ठीक है ना, सिंपल सी ये एक डेफिनेशन और फॉर्मूला लिखनी और कुछ भी नहीं इसमें। पक्का लिख लो। चलो दूसरा क्वेश्चन देखें। फिर उसके बाद का हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज वेट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर एंड स्टेट इट्स टाइप। इंडेक्स नंबर में वेट हम लोग किसे कहते हैं? तो वेट हम हमेशा कहते हैं वेट मतलब वजन नहीं, वेट किसे कहा जाता है? हम लोग इंपॉर्टेंस को गिनते हैं। जब हम इंडेक्स नंबर काउंट करते हैं और इंडेक्स नंबर में अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग आइटम्स के कंपैरिजन करते हैं, जैसे आप लोग सम्स में ही गिनते हो कि कोई किलोग्राम में मेजर हो रहा है, कोई जो है वो लीटर में, मीटर में, ऐसे अलग अलग चीजें होती है ना भाई, व्हीट, राइस, मिल्क या ऑयल, इन सब की हम कंपैरिजन करने बैठते हैं और इन सब की इम्पोर्टेंस वो हमेशा सेम नहीं होती है भाई। जब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर काउंट करते हैं या ऐसे जनरल भी इंडेक्स नंबर काउंट करते हैं, तो अगर कोई फैमिली के लिए काउंट कर रहे हैं तो हर चीज की इम्पोर्टेंस सबके लिए सेम होती नहीं है, इसलिए कितनी बार उन वैल्यू के साथ उसकी इम्पोर्टेंस भी दी जाती है और वो जो इम्पोर्टेंस को नंबर वाइज लिखा जाता है उसी इम्पोर्टेंस के नंबर को हम लोग वेट कहते हैं, है कि नहीं? मतलब वेट मतलब सिंपल से एक तरह की इम्पोर्टेंस कहलाई प्रोडक्ट की। डेफिनेशन में कहो तो द नंबर एसोसिएटेड विथ आइटम्स इन proportion टू their importance is called weight। नंबर एसोसिएटेड विद आइटम इन proportion टू their importance, आइटम्स के साथ जो नंबर, प्रोडक्ट के साथ जो नंबर लिखा गया हो उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से, तो उस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? वेट कहते हैं, वेटेज कहते हैं उसे, है कि नहीं? सिंपल सी बात नहीं है। और वेटेज अगर कहो तो वेट के टाइप्स, उसके टाइप्स भी बताने हैं तो उसके 2 टाइप्स आते हैं। सिंपल सी ये डेफिनेशन लिखनी है और उसके ये 2 टाइप्स, कौन से 2 टाइप्स आते हैं? तो इम्प्लिसिट वेट एंड एक्सप्लिसिट वेट। हमने वन सेंटेंस में भी बताया था, इसके बाद के क्वेश्चंस में भी वो आएगा। इम्प्लिसिट वेट उसे कहते हैं जिसे न्यूमेरिकली डिस्क्राइब हम लोग नहीं कर सकते, प्रॉपर न्यूमेरिकली डिस्क्राइब नहीं किया जाता है तो वो इम्प्लिसिट वेट होता है। और एक्सप्लिसिट वेट उसे कहते हैं जिसे प्रॉपर हम न्यूमेरिकली नंबर्स में डिस्क्राइब कर सकते हो, वो एक्सप्लिसिट वेट है। ठीक है, इसके बाद के क्वेश्चन में ये हम लोग पूरा भी समझेंगे। ध्यान आ रहा है? तो वेट मतलब समझ जाना भाई कि कोई भी प्रोडक्ट के साथ नंबर लिखा जाए उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से, तो उस इंपॉर्टेंस वाले नंबर को हम लोग वेट कहते हैं। पक्का ना? नोट कर लेना भाई इसे। फिर उसके बाद का हमारा क्वेश्चन आता है कि व्हाई इज फिशर इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड एन आइडियल इंडेक्स नंबर। फिशर इंडेक्स नंबर को आइडियल या बेस्ट इंडेक्स नंबर हम लोग क्यों मानते हैं? जाने ना फिशर इंडेक्स नंबर, उसकी फॉर्मूला हम लोग ये लिखते हैं कि फिशर इंडेक्स नंबर इक्वल टू आई एल इंटू आई पी, उसमें लेस्पीरियस एंड पेस्टिस दोनों इंडेक्स नंबर इंक्लूड हो जाते हैं। तो जनरली तो इसीलिए ही उसे बेस्ट मानते हैं, पर जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसके हिसाब से अगर कैरेक्टरिस्टिक देखें कि फिशर इंडेक्स नंबर को बेस्ट क्यों माना जाता है, तो उनके लिए हम ऐसे कहेंगे। सबसे पहला पॉइंट मैंने शॉर्ट में लिखा है, ध्यान से समझना। सबसे पहला पॉइंट वही आता है कि क्वांटिटीज ऑफ बोथ ईयर इज टेकन। फिशर इंडेक्स नंबर में दोनों साल की क्वांटिटी, करंट ईयर एंड बेस ईयर, दोनों की ही क्वांटिटी मानी जाती है उसमें, है कि नहीं? फिशर इंडेक्स नंबर काउंट करते हैं उसमें लेस्पीरियस एंड पेस्टिस दोनों आ जाते हैं, या ऐसे फॉर्मूला से भी तो काउंट करते हैं, तो उसके अंदर P1 Q0 P0 Q0 एंड P1 Q1 P0 Q1, तो Q0 एंड Q1 दोनों ईयर की क्वांटिटी हो जाती है। लेस्पीरियस इंडेक्स नंबर में एक ही साल की सिर्फ बेस ईयर की क्वांटिटी लेते हैं, पेस्टिस इंडेक्स नंबर में सिर्फ करंट ईयर की क्वांटिटी लेते हैं, जबकि इसमें तो दोनों क्वांटिटी आ जाती है कि नहीं? तो इसलिए कंपैरिजन परफेक्ट मिलता है हमें। दूसरा, इट सेटिस्फाई बोथ द टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, कि इसमें दोनों ही टेस्ट या कहो दोनों ही कंपैरिजन, दोनों ही बातें अच्छी तरह से काउंट होती है, टाइम रिवर्सल भी एंड फैक्टर रिवर्सल भी। सिंपल मीनिंग में अगर कहो तो अलग अलग ईयर की कंपैरिजन इसके थ्रू इजी हो जाती है, वो टाइम रिवर्सल, एंड फैक्टर रिवर्सल में अलग अलग प्रोडक्ट की कंपैरिजन भी इजी हो जाती है, सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, अलग अलग प्रोडक्ट की कंपैरिजन। आप लोगों को ध्यान ही है जब आपने सम्स गिने हैं
तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि उसमें सब आ जाते हैं, व्हीट, राइस, ऑयल, शुगर के, कोई क्लोथ के, जितने भी प्रोडक्ट हो, हर तरह के फैक्टर्स, हर तरह के प्रोडक्ट की कंपैरिजन भी आसानी से हो जाती है और अलग अलग टाइम की कंपैरिजन भी आसानी से हो जाती है। इसी वजह से फिशर इंडेक्स नंबर बेस्ट कहलाता है। एंड जियोमेट्रिक मीन इज यूज्ड। फिशर इंडेक्स नंबर में जियोमेट्रिक मीन की मेथड यूज होती है, जो एवरेज की मीन की बेस्ट मेथड कहलाती है। उसकी वजह से भी ये बेस्ट है। फिशर इंडेक्स नंबर काउंट करते हैं तो ये जियोमेट्रिक मीन की तरह ही तो काउंट करते हैं ना, आई एन इंटू आई पी। आपको लास्ट ईयर जियोमेट्रिक मीन की फॉर्मूला आती थी तो उसमें काउंट करते थे कि जी इक्वल टू x1 इंटू x2, जियोमेट्रिक मीन, ये फॉर्मूला से काउंट करते थे। दो नंबर हो तो रूट में, तीन नंबर हो तो हम थ्री रूट करके लिखते थे, फोर नंबर हो तो फोर रूट करके लिखते हैं। ऐसा ही होता है ना, तो सही तो जियोमेट्रिक मीन कहते हैं। और फिशर इंडेक्स नंबर में वही मेथड यूज होती है जो एवरेज की बेस्ट मेथड है, उसी वजह से भी ये बेस्ट कहलाता है। एंड फ्री फ्रॉम बायस, कि इसमें कोई भी तरह का बायस नहीं होता है कि चलो ये क्वांटिटी नहीं लेनी है। जैसे लेस्पेरिस इंडेक्स नंबर है तो उसमें उसमें पॉइंट आता है कि उसमें करंट ईयर की क्वांटिटी नहीं लेंगे, सिर्फ बेस ईयर की क्वांटिटी ही लेंगे, बराबर है। यहाँ पैसेज में होता है कि सिर्फ करंट ईयर की क्वांटिटी लेंगे, बेस ईयर में नहीं। यहाँ दूसरे भी कुछ लिमिटेशंस आती हैं, लेकिन फिशर इंडेक्स नंबर में कोई बायस नहीं है कि ये नहीं सिलेक्ट करना है, ऐसा नहीं करना है, ये नहीं करना है। उसमें सब इंक्लूड हो जाता है, कोई भी तरह की काउंटिंग हो उसमें आसानी से हो जाती है। इन्हीं सब रीजंस की वजह से फिशर के इंडेक्स नंबर को हम लोग आइडियल या तो बेस्ट इंडेक्स नंबर मानते हैं। बात आ रही है ना समझ में? ये पॉइंट्स चार खास ध्यान रखना भाई, पक्का नोट कर लो। चलो फिर बाद का क्वेश्चन देखें। फिर उसके बाद का हमारा क्वेश्चन आता है कि स्टेट द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट वेट एंड इम्प्लिसिट वेट। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट वेट के बीच का हमें डिफरेंस बताना है भाई। तो देखो, इससे पहले हमने समझा था, इसके पहले के क्वेश्चन में भी समझा था कि वेट मतलब इंपॉर्टेंस कहलाती है। कोई भी प्रोडक्ट की जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से जो नंबर दिया जाए तो उसे हम लोग वेट कहते हैं। और वो वेट दो तरह के आते हैं कि भाई इम्प्लिसिट वेट एंड एक्सप्लिसिट वेट, ये दो तरह के हैं। अब जैसे पहले भी बताया था कि इम्प्लिसिट वेट मतलब वो वेट कहलाता है जिसे हम न्यूमेरिकली नंबर्स के थ्रू डायरेक्टली काउंट नहीं कर सकते, नंबर्स में उसे काउंट नहीं कर सकते हैं, तो वो इम्प्लिसिट वेट कहलाता है। और एक्सप्लिसिट वेट मतलब कहलाता है कि जिसे हम लोग प्रॉपर नंबर्स में काउंट कर सकते हैं, तो वो एक्सप्लिसिट कहलाता है कि नहीं? इम्प्लिसिट वेट को नंबर में नहीं काउंट कर सकते। अच्छा, नंबर मतलब दिए जरूर जाते हैं। अब इंडेक्स नंबर ढूंढ रहे हैं तो नंबर तो वेट का देना ही पड़ेगा ना, लेकिन डायरेक्टली कोई कोई बेस पर कोई मेथड से नंबर नहीं दिए जाते, इनडायरेक्टली दिया जाता है। इसी वजह से इम्प्लिसिट वेट वो एक इनडायरेक्ट मेथड है इंपॉर्टेंस काउंट करने की, और जबकि एक्सप्लिसिट वेट वो एक डायरेक्ट मेथड है इंपॉर्टेंस काउंट करने की, है कि नहीं? इम्प्लिसिट वेट में इंपॉर्टेंस कैसे काउंट करते हैं? तो वेट अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ डिफरेंट आइटम्स। कोई भी प्रोडक्ट है उसमें नंबर ऑफ वेराइटीज कितनी है उसके हिसाब से उसको वेट दिया जाता है, कि कोई भी प्रोडक्ट की कितनी ज्यादा वेराइटीज हैं, कितने ज्यादा प्रोडक्ट हैं। नॉर्मल सी अगर बात बताएं कि अगर एक क्लोथ ही हम लोग गिन रहे हैं तो क्लोथ की अलग अलग वेराइटीज होती है ना, उसके हिसाब से अगर हम काउंट करें, अगर उसको हम लोग काउंट करने बैठे, ऐसे सम्स हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन कोई भी प्रोडक्ट की वेराइटीज के हिसाब से जब वेट दिया जाता है वो इम्प्लिसिट वेट होता है। इसमें डायरेक्टली नहीं आता, इनडायरेक्टली कितने प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, कितनी वेराइटीज हैं, उसके अकॉर्डिंग वेट दिया जाता है। जबकि इसमें ये डायरेक्ट मेथड है, इसमें वेट दिया जाता है अकॉर्डिंग टू कंजप्शन, सेल, प्रोडक्शन, एक्सपेंस ऑफ डिफरेंट आइटम्स। अलग अलग प्रोडक्ट के कंजप्शन कितने हैं, सेल कितनी है, या एक्सपेंस कितने हैं, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, उसके हिसाब से उसको वेट दिया जाता है। मतलब सीधा पता चलता है कि अगर भाई इस प्रोडक्ट का एक्सपेंस इतना है, मतलब भाई उसका वेटेज इतना है, तो वो डायरेक्टली नंबर में काउंट कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली नंबर में नहीं काउंट कर सकते। और इसी वजह से इम्प्लिसिट वेट एक्यूरेट नहीं है, परफेक्ट नहीं है। यहाँ पर इनडायरेक्टली नंबर दिए जाते हैं, डायरेक्टली नहीं, तो इसी वजह से ये एक परफेक्ट या एक्यूरेट वेट नहीं कहलाता। जबकि इसमें डायरेक्टली जो है वो कंजप्शन, सेल के अकॉर्डिंग नंबर या वेटेज दिया जाता है, और उसी वजह से ये एक्यूरेट वेट कहलाता है। ध्यान आ रही है बात? ये डिफरेंस वाइज नोट करना। आपको एग्जाम में पूछे तो ऐसे भी लिख सकते हो डिफरेंस के हिसाब से,
या दोनों के अलग अलग पैराग्राफ बनाकर अलग अलग पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करोगे तो भी चलेगा उसे। तो ध्यान रहा ना, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट वेट किसे कहते हैं, नोट कर लो। और आज जैसे हमने ये सेक्शन सी के क्वेश्चन समझे, थियरी क्वेश्चन समझे, सम्स हो चुके हैं हमारे, हो चुके हैं ना। तो ये सम्स के लिए अलग वीडियो बना हुआ है, अगर आप लोगों को नहीं मिला है वो वीडियो तो आप डिस्क्रिप्शन में देखो, मैंने सम्स के वीडियो का एक लिंक रखा हुआ है, ठीक है। सेक्शन सी के क्वेश्चन 7 के बाद के जो भी क्वेश्चन हैं, जो भी सम्स हैं, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखी हुई है, उसे देख लेना। तो आज जैसे हमने ये सेक्शन सी के क्वेश्चन समझे ना, वैसे ही अब सेक्शन बी की जो भी थियरी रहेगी वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।